जब हम अर्थ की सरफेस के अंदर जाएंगे तो जी की वैल्यू कैसे चेंज होगी। देखो एट सरफेस हमको मालूम है कितना होता है, G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। एम इज मास ऑफ अर्थ, आर इज रेडियस ऑफ अर्थ। नाउ लेट इज कंसीडर ये हमारा अर्थ है जिसका रेडियस आर है, एंड हमको इस पॉइंट पे विच इज डी डेप्थ बिलो, इस पी पॉइंट पे हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है, राइट। ये हमको कैलकुलेट करना है। तो एक और स्फीयर बनाते हैं विच पासिस फ्रॉम द पॉइंट डी, एंड इसका रेडियस आर ले लो। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर? आर इज इक्वल टू हो जाएगा आर माइनस डी। एग्रीड और नॉट? ठीक है, टोटल बड़े स्फीयर का रेडियस आर, छोटे का स्मॉल आर, तो डेप्थ डी कितना हो गया आर माइनस आर, या स्मॉल आर इज इक्वल टू हो गया कैपिटल आर माइनस डी, राइट ना। इसको नोट करते हैं। कंसीडर अ पॉइंट P at depth D from surface, right? As shown in figure, this point can be considered at surface of sphere of radius small r। अब ये पॉइंट अर्थ की सरफेस से डी नीचे है, हमने एक और स्फीयर बनाया इस पॉइंट से पास होता हुआ, तो ये पॉइंट कहाँ आ गया? इस छोटे स्फीयर की सरफेस पे। इज इट क्लियर? राइट। अब इस स्फीयर का रेडियस तो आर है, इसका मास एज्यूम कर लेते हैं एम डैश, ठीक है। देन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पी, इसको हम d करके लिख देंगे, जी डी इज इक्वल टू जी एम डैश अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि ये कहाँ पे है? छोटे स्फीयर की सरफेस पे, और छोटे स्फीयर का मास हमने एज्यूम कर लिया एम डैश, और छोटे स्फीयर का रेडियस कितना है? आर। ओके, दैट इज द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू। इतना समझ में आ गया सबको? एंड लेट्स मार्क दिस इक्वेशन 1। अब हमको चाहिए एम डैश कितना है। अब हमको कैलकुलेट करना है कि एम डैश कितना है। सो लेट्स डू द कैलकुलेशन ऑफ एम डैश। इसी में सब टॉपिक है, राइट? तो सबसे पहले डेंसिटी ऑफ अर्थ कितना होगा? डेंसिटी कैसे निकालते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम। अर्थ का टोटल मास कैपिटल एम, एंड अर्थ का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। अब जो अर्थ की डेंसिटी है वही छोटे स्फीयर की डेंसिटी होगी, क्योंकि छोटा स्फीयर भी तो पार्ट ऑफ अर्थ है, राइट? जो इस अर्थ की डेंसिटी है वही छोटे स्फीयर की होगी, बिकॉज बोथ आर सेम, ठीक है। छोटा स्फीयर बड़े स्फीयर का पार्ट है, तो डेंसिटी तो सेम होगी। सो एम डैश कितना हो जाएगा? हाँ, डी डी पी 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 पॉइंट है,
एक बार तो नोट कर ले, बताता हूँ। सो एम डैश इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना हुआ, m अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ओके, इंटू वॉल्यूम छोटे स्फीयर का कितना हुआ 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो m डैश इज इक्वल टू m आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। दिस इज व्हाट वी गेट, राइट। तो ये हमारे पास m डैश आ गया, ओके, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यू रख देते हैं, किसमें, इसमें, राइट। तो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा ना, राइट। सो दोबारा से देखते हैं व्हाट वी डिड। देखो, हमको अर्थ से डी डेप्थ नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करना था, राइट। हमको अर्थ से नीचे कैलकुलेट करना था, तो हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि उसके अंदर कैलकुलेट कर ले। हम क्या सरफेस पे आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने एक स्फीयर एज्यूम किया जो उस पॉइंट से पास हो रहा था, उस स्फीयर का रेडियस हो गया r। तो अब पी पॉइंट जहाँ पे हमें ग्रेविटी निकालना था वो कहाँ है, इस सरफेस की, इस स्फीयर की सरफेस पे। तो सरफेस पे हमें पता है gm/r² होता है। तो इस सरफेस का मास कितना हो गया, इस स्फीयर का मास m डैश और रेडियस इसका कितना r²। और ये हमें पता है r इज इक्वल टू कितना है, r माइनस डी, r इज इक्वल टू r माइनस डी। तो अब हमें चाहिए इसका मास, तो मास कैलकुलेट किया हमने। मास के लिए क्या किया, पहले डेंसिटी कैलकुलेट की एंड देन मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, उससे मास निकाल लिया। तो ये हमारे पास मास आ गया। अब हमें ये वैल्यू इसमें रखना है, तो जी डी इज इक्वल टू जी, एम डैश की वैल्यू क्या है, एम आर क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू r², ये r², तो ये कैंसिल हो गया। तो दिस इज जी डी इज इक्वल टू gm/r², इसमें से अलग कर ले तो बच गया क्या, r/r। सो दिस इज व्हाट एट द सरफेस ऑफ अर्थ इनटू r/r। तो एक तो हमारे पास ये फार्मूला आ गया। आगे अगर हमें सेंटर से डिस्टेंस दे रखा है, अगर सेंटर से डिस्टेंस दे रखा है तो ये यूज करेंगे, और अगर हमें डेप्थ दे रखी है तो r की वैल्यू प्लेस कर देंगे। क्या है r की वैल्यू, r माइनस डी। तो r की वैल्यू अगर हम यहाँ प्लेस करते हैं देन व्हाट वी गेट, g r माइनस डी अपॉन r। तो दिस बिकम g 1 minus d by r. So this is another formula in terms of depth. That is in terms of distance from center, and this is in terms of depth. हो गया? जो लेट थे वो बाद में नोट कर लेना, ओके? बाद में मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा क्लास के एंड में, राइट? बाकी लोगों को क्यों परेशान करना, जो लेट थे वो रुक जाना, मैं बाद में 5 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है जिया? तू इतना क्यों सोती है आजकल? अच्छा, मैं सोचा सो रही थी, राइट। दैट इज द वेरिएशन ड्यू टू डेप्थ ऑफ अर्थ। नाउ variation in g due to rotation of earth। राइट, ये टॉपिक सीबीएसई में नहीं है, ये ध्यान रखना। तो एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा ये टॉपिक। वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, दैट्स व्हाई मैं इसको डिराइव भी नहीं करूंगा, आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू।
ये सपोज अर्थ है, ये अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। तो अगर मैं कोई भी पॉइंट यहाँ कंसीडर करूँ, कोई भी पॉइंट यहाँ कंसीडर करूँ, P पॉइंट, और यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हो, तो आप कोई घूमते हुए स्फीयर की सरफेस पे ऑब्जेक्ट रखो, देखो तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी, बाहर जाने की होगी। किसी भी घूमते हुए ऑब्जेक्ट पे रखो, तुम पंखे के किनारे पे एक सिक्का रख के देख लो, व्हाट विल हैपन, वो गिर जाएगा ना। तो इस पॉइंट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी, बाहर जाने की। और जी किधर को ले जाने, जी की टेंडेंसी किधर को ले जाने की है, अंदर को। तो एक एक्सेलरेशन ड्यू टू रोटेशन बाहर की तरफ को हो जाता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली द नेट एक्सेलरेशन रिड्यूसेस, राइट, ठीक है। अब इसमें सबसे पहली चीज लैटिट्यूड क्या होता है, तुम लोगों को मालूम है? लैटिट्यूड, व्हाट इज लैटिट्यूड? हम इसको सिंबॉलिकली लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैटिट्यूड। ये सब बचपन में पढ़ते थे, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ज्योग्राफी में होता था, ठीक है। हाँ, कहीं आप कौन सी क्लास में होता था ये नहीं पता मुझे, ठीक है। देखो ये अर्थ का सेंटर है, अर्थ के सेंटर से पॉइंट तक एक मिलाने वाली एक लाइन ड्रॉ करो। वो लाइन इक्वेटर के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम लैटिट्यूड बोलते हैं। सो लैटिट्यूड की वैल्यू 0 से लेके 90 तक चेंज होती है। इक्वेटर पे लैटिट्यूड की वैल्यू 0 होती है और पोल पे लैटिट्यूड की वैल्यू 90 होती है। और ये हमारा हो जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये हो जाता है साउदर्न हेमिस्फीयर। सिमिल एज लैटिट्यूड गोज 0 to 90 इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सिमिलरली लैटिट्यूड गोज 0 to 90 इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, दोनों में होता है, राइट। लैटिट्यूड at a point is the angle made by line joining the point and center of earth with equator, with equator। तो जो सेंटर ऑफ अर्थ एंड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है, वो लाइन इक्वेटर से जो एंगल बनाती है उसको हम लैटिट्यूड बोलते हैं, राइट। नाउ ड्यू टू रोटेशन an object on surface of earth experience an outward force, due to this force net acceleration of object decreases, right? Net acceleration decreases, okay? If angular velocity of earth is omega, then at latitude lambda acceleration due to gravity is given by g lambda is equal to g minus r omega square cos square lambda,
ठीक है। जी क्या है? विदाउट रोटेशन। आर क्या हुआ? रेडियस ऑफ अर्थ। आर इज रेडियस ऑफ अर्थ। सो दिस मच डिक्रीजेस, राइट। नाउ अब अगर हम देखें स्पेशल केसेस, एट इक्वेटर लैम्डा इज इक्वल टू 0 और cos 0 1, cos 0 कितना? 1। तो g लैम्डा e इज इक्वल टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर। एट पोल्स लैम्डा इज इक्वल टू 90 डिग्री, cos 90 इज 0, तो g लैम्डा एट पोल्स इज g। यानी पोल्स पे रोटेशन का कोई फर्क नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पोल रोटेट ही नहीं करता। अगर देखोगे आप इसको, अर्थ को घुमा के, तो ये पॉइंट कभी रोटेट करेगा? ये पॉइंट रोटेट करेगा? नहीं करेगा। तो पोल रोटेट नहीं करता, तो इसलिए पोल पे रोटेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो इक्वेटर पे जी की वैल्यू चेंज होने के दो रीजन है। वन, एक तो साइज ऑफ अर्थ बड़ा हो जाता है वहां पे, तो उस वजह से कम हो जाती है, और एक रोटेशन की वजह से कम हो जाती है। तो इस वजह से इक्वेटर और पोल में फर्क काफी हो जाता है। एक रोटेशन वाला डिफरेंस हो जाता है और एक शेप वाला डिफरेंस हो जाता है। तो इसलिए हमेशा जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर को चलते रहेंगे, जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। सरफेस पे भी इक्वेटर पे सबसे कम होगी और पोल पे सबसे ज्यादा होगी, राइट। इतना समझ में आ गया बच्चों? कुछ पूछना है किसी को? कुछ तो पूछ लो। पता है मेरे साथ हर साल होता है ये। जब बच्चे ज्वाइन करते हैं तो पहले 1 महीने वो मुझे जीने नहीं देते, पूछ पूछ के परेशान कर देते हैं, ठीक है। खूब पूछते रहते हैं, धीरे 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 कम होता जाता है। फिर एक दिन आके मैं पूछता हूँ, कुछ तो पूछ लो। नहीं, देखो ये फैन जिस डंडे से लटक रहा है वो डंडा कभी रोटेट करता है? नहीं। नहीं, और डंडे के साथ फैन का कुछ पार्ट तो जुड़ा हुआ है ना। वो अगर डंडा रोटेट नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो भी नहीं रोटेट कर रहा। हाँ, वो तो मतलब बिल्कुल एक पॉइंट होगा जो नहीं रोटेट करेगा, उसके इधर उधर वाला रोटेट करेगा, ठीक है। अच्छा देख, एक मिनट मैं समझाता हूँ। देखो, ऐसे पेन के ऊपर एक पेपर लेना, ठीक है, उसको ऐसे घुमाना, घुमा सकते हैं, मैं बहुत किए हुए काम, ठीक है। तो देन यू विल सी जो पेपर का जो पॉइंट पेन पे है ना वो नहीं घूमेगा, समझिए। सिर्फ वो एक पॉइंट होगा जो नहीं घूमेगा, ठीक है। अगर वो घूमेगा तो वो तो निकल जाएगा आगे, राइट। हाँ, कुछ पूछ रहे हो या मैं पूछूं फिर? चलो, तुम नहीं पूछ रहे हो तो मैं पूछ लेता हूं। ओके, खोलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 11, ये दो क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 11, ओके।
how much deep the weight become 1/4, the weight become 1/4 of that earth. तो यानी g at depth should be equal to 1/4 of the earth surface. अब g at depth कितना होता है? g 1 minus d by r. तो at depth it is g by 4 is equal to g 1 minus d by r. g कैंसिल हो गया, तो 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस d बाई r. इससे d इज इक्वल टू आ जाएगा 3/4 r. राइट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 11. एट हाइट 5 किलोमीटर जितना है उतना कितनी डेप्थ पे होना चाहिए? यानी g एट डेप्थ इज इक्वल टू g एट हाइट, और डेप्थ पे होता है g 1 माइनस डी बाई आर, और हाइट पे होता है g 1 माइनस 2h बाई आर. तो व्हेन g आर इक्वल, तो दैट मीन्स d इज इक्वल टू 2h, और हाइट कितना दे रखा है? 5. तो 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 किलोमीटर. दिस इज व्हाट 11. ठीक है, समझ गए बच्चों? h at height, g at depth is equal to g at height, that is given in the question. Okay, ये तो फॉर्मूला है 1 माइनस, हाँ 1 माइनस 2h बाई आर फार्मूला है. तो इसको इससे कंपेयर किया, g कैंसिल हो गया, r कैंसिल हो गया, 1 कैंसिल हो गया, तो d इज इक्वल टू कितना हो गया? 2h. राइट. हाँ बच्चों, किसी को कुछ पूछना है? आदित्य, समझ में आया? कहाँ चले गए? आरुषि, भूमि, राइट. हो गया नोट? चले आगे. राइट. Now, the next is gravitational field. ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? कोई भी मास लो, उसके चारों तरफ का जो रीजन है उसको हम फील्ड बोलते हैं. फील्ड मीन्स वही एरिया, रीजन. तो gravitational field is the region around a mass or mass distribution, एक मास हो या बहुत सारे हो, in which gravitational effect are experienced by other mass. Okay, in which gravitational effect are experienced by other mass. So that's simple definition. Okay. Now, gravitational field intensity. Gravitational field intensity मतलब कितना स्ट्रेंथ है. हाँ, वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा, इसी को हम ग्रेविटेशनल इफेक्ट बोलते हैं फील्ड का. राइट. अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सटेंडेड है कहाँ तक?
इन्फिनिटी तक, बट एक्चुअली वो इन्फिनिटी तक नहीं होती, इन्फिनिटी मतलब थोड़ा सा ऊपर जाके काफ़ी कम हो जाती है वैल्यू ऑफ जी। तो बट अप टू ए लार्ज डिस्टेंस तो ग्रेविटी है ही है ना। हाँ, तो भी ग्रेविटी मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लो, अगर आप फ्री स्पेस में जाके एक इलेक्ट्रॉन को रखोगे तो उस इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ भी एक ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट हो जाएगी। ये पुल क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी कम है कि वो इनको पुल नहीं कर सकती, राइट। नाउ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड? ऑब्वियसली एक मास है, उसके थोड़ा पास में मास रखेंगे तो ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, दूर जाएंगे तो अट्रैक्शन कम होता जाएगा। तो जैसे ही हम एक मास से दूर जाते रहेंगे तो इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज मेजर ऑफ strength of gravitational field, is measure of strength of gravitational field। कितना होता है ये? at a point in field it is equal to force, at a point in field it is equal to force experienced by unit mass when placed at that point। अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड मेजर करनी है, फील्ड इंटेंसिटी मेजर करनी है, तो मैं क्या करूँगा? उस पॉइंट पे, उस पोजीशन पे एक मास रखूँगा 1 किलो का, यूनिट मास 1 किलो का। वो 1 किलो के मास पे जितनी फोर्स लगेगी दैट विल बी कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, राइट। तो हम इसको लिखते हैं I इज इक्वल टू F बाई M, राइट। अब मान लो ये हमारा मास है m और ये हमारा पॉइंट है p एट डिस्टेंस r। तो इस पॉइंट पे हमने मास रखा स्मॉल m, तो फोर्स कितनी हो गई? g m अपॉन r स्क्वायर इंटू m। तो दिस इज g m अपॉन r स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या होगी? जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। सो दिस इज व्हाट इज I वेक्टर, इंटेंसिटी वेक्टर देयर, राइट। डायरेक्शन ऑफ I इज सेम एज ऑफ फोर्स। जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही होगी, ओके। सो दैट इज व्हाट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। इजंट इट? ये फॉर्मूला कहीं देखा हुआ नहीं है? स्मॉल जी का फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला स्मॉल जी का है। तो एट क्या चीज? एक मिनट, क्या बोल रही? ये तो बाय डेफिनेशन, दिस इज बाय डेफिनेशन, ठीक है। ये हमने डिफाइन किया था। एट ए पॉइंट इट इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास, यानी फोर्स पर यूनिट मास व्हेन प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। सो दैट इज बाय डेफिनेशन। नीचे एक नोट लिखो, इसलिए ज़्यादा हम इंटेंसिटी के बारे में नहीं पढ़ते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू सेम वही होती है जो जी की वैल्यू होती है। डिफरेंस बता रहा हूँ मैं। एट एनी पोजीशन इन ग्रेविटेशनल फील्ड magnitude
of I and G is same, but both are different physical quantities. Different physical quantities, बट दोनों अलग क्वांटिटी है, इसलिए हम फील्ड इंटेंसिटी को भी पढ़ते हैं. ठीक है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? देखो, इस पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी कितनी है आई कैन डिस्क्राइब, बट इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कुछ नहीं है. एक्सेलरेशन तब होगा जब मैं यहां पे ऑब्जेक्ट रखूंगा. तो फील्ड इंटेंसिटी होती है पोजीशन की, और एक्सेलरेशन होता है ऑब्जेक्ट जब उस पोजीशन पे रखते हैं. किसी भी पोजीशन का कभी एक्सेलरेशन नहीं होता. तो इसलिए दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है, बट वैल्यू दोनों की सेम है, क्योंकि दोनों ही फोर्स अपॉन मास है. एक्सेलरेशन भी फोर्स अपॉन मास है, फील्ड इंटेंसिटी भी फोर्स अपॉन. तो किसी पोजीशन पे मैं फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करूंगा, और जी का मतलब क्या है कि उस पोजीशन पे अगर आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसको एक्सेलरेशन उतना मिलेगा. तो दोनों यूनिट वाइज भी सेम है, डायरेक्शन वाइज भी सेम है, मैग्नीट्यूड वाइज भी सेम है, बट दो अलग चीजें हैं. एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट का होता है और इंटेंसिटी पोजीशन की होती है. राइट. सो दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. हो गया बच्चों? हो गया? चैतन्य, रिया? राइट. नाउ नेक्स्ट, अब ये टॉपिक है जो हमने आज तक पढ़ा, ये उसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मास at a position, at any position in gravitational field is equal to work done in bringing that mass from infinity to that position through arbitrary path without acceleration. Without acceleration. राइट. इसको मैं हिंदी में बता देता हूं. मान लो ये कोई मास है m, ये कोई पॉइंट है. ऑब्वियसली ये पॉइंट इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में है. इस पॉइंट पे हमने एक मास रखा स्मॉल m. तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसको हम इन्फिनिटी से यहां पर लेके आएंगे विदाउट एक्सेलरेशन थ्रू एनी पाथ, किसी भी रास्ते से लाओ. ठीक है. फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, और उस पॉइंट तक लाने में जो हमें काम करना पड़ेगा वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा. वर्क डन इन ब्रिंगिंग द मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन. विदाउट एक्सेलरेशन क्यों बोलते हैं? अगर एक्सेलरेट हो गया तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, देन सम पार्ट ऑफ वर्क विल गो टू द
काइनेटिक एनर्जी एंड सम पार्ट विल गो टू द पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें फिर सेपरेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम बिना एक्सेलरेशन के लाएंगे तो सारा वर्क कहाँ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में। तो इसलिए हम डिफाइन करते हैं विदाउट एक्सेलरेशन, राइट? ठीक है, अब इसको हमें डिराइव करना है। तो ये हम डिस्टेंस मान लेते हैं स्मॉल r, राइट? ठीक है, इतना हो गया ना? कंसीडर a point P in field of M at distance r, right? A mass small m is brought from infinity to P। एक मास को हम इन्फिनिटी से P पे लाए, ठीक है? अब बाद में नोट करना, ठीक है, क्योंकि नहीं समझ में आएगा। कंसीडर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, कंसीडर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx of m when it was at x on its way। हम इसको लेके आ रहे थे और जब ये x डिस्टेंस पे था, कौन से डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस पे, उस टाइम हमने इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया, कितना? dx, ठीक है? ये हम कब करते हैं? जब हमारे पास चीजें वेरिएबल होती है। देखो, वर्क निकालने के लिए हमें फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट चाहिए, वर्क निकालने के लिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट तो हमारे पास आ जाएगा, लेकिन फोर्स तो कंटिन्यूअसली चेंज होती जा रही है ना। सो जब वेरिएबल फोर्स होती है तो वर्क कैसे करते हैं? इंटीग्रेशन से कैलकुलेट करते हैं। जब फोर्स वेरिएबल होती है तो वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं? इंटीग्रेशन से, राइट? तो वर्क फॉर दिस डिस्प्लेसमेंट ऑन इट्स वे, स्मॉल वर्क फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क कितना होगा? dw इज इक्वल टू f dx, ठीक है? f dx, राइट? नाउ अब एक बात बताओ, फोर्स किस डायरेक्शन में? इसी डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, तो एंगल तो जीरो हो गया, एंगल तो जीरो हो गया। क्या बोल रही? ठीक है, तो वो f डॉट डी एक्स कर सकते हैं, ठीक है? तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू f डॉट डी एक्स, राइट? ठीक है। नाउ what is the value of f? What is the value of f? That is g m m upon x square dx and cos theta, तो cos 0 हो गया, right? So total work infinity to p w, that will be integration g m m upon x square dx infinity to r, ठीक है? अब इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा? बहुत सारे लोग तो भूल भी गए होंगे।
dx बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/x, that is -1/x. So this is GMM और 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x infinity to r. So this will come as W is equal to -GMM/r. This is on placing the limit. x की जगह r रखा और जब इंफिनिटी रखेंगे तो 0 हो जाएगा. Now we know by definition what we know. By definition यह हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया था. पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू W. सो U इज इक्वल टू -GMM/r. So that will be the potential energy. ठीक है, अब आप लोग नोट कर लो. अब नोट कर लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो. एग्ज़ाम में जो यूजुअली पूछते हैं वो डिपेंड करते हैं टीचर टू टीचर. ठीक है, अगर टीचर टॉर्चर करने वाला हो तो वो ये वाली पूछेगा और डेप्थ वाली पूछेगा, और अगर टीचर टॉर्चर करने वाला नहीं होगा तो ये नहीं पूछेगा और बाकी तुम कर लोगे. ठीक है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस टाइप के टीचर हैं. इसमें तो अभी और बहुत सारी डेरिवेशन है. हम डेरिवेशंस करते क्यों हैं? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? डेरिवेशंस क्यों करते हैं? सीधे सीधे फॉर्मूला क्यों नहीं पढ़ लेते? ठीक है, ये डेरिवेशंस एक्चुअली हमें बताया जाता है कि इस तरह से चीज़ें कैलकुलेट की जाती है. सो दैट इज़ एन इलस्ट्रेशन ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू फेस ड्यूरिंग सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम. इसलिए कराए जाते हैं. ठीक है, मैं तो बहुत बार इवन जब नीट और जेई के लिए पढ़ा रहा होता हूँ तो भी कई बार डेरिवेशंस करता हूँ ये समझाने के लिए कि प्रॉब्लम्स को ऐसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, जबकि वहाँ पे तो कंप्लीट एमसीक्यू होते हैं, बट फिर भी देयर आर सर्टेन डेरिवेशंस व्हिच आई डू. जैसे ये नहीं करूँगा ऑब्वियसली, डेप्थ वाला करता हूँ. कौन सा? ये देखो क्या था, हम इन्फिनिटी से ही यहाँ तक लेके आए तो यहाँ तक फोर्स चेंज होती रहती है, तो ये वेरिएबल फोर्स हो जाती है. और जब फोर्स वेरिएबल होती है तो हम वर्क लेते हैं dW इज इक्वल टू FdX. तो F कहाँ पे? F तो चेंज होती रहे जा रही है, तो F हमने लिया कहाँ पे? X पे. तो इसलिए हमने डिस्क्राइब किया कि जब वो X पे था उस टाइम कितना वर्क होगा, फिर उसके बाद उसको हमने इंटीग्रेट कर दिया. तो जब भी वेरिएबल होता है तो हम एक स्मॉल पोर्शन के लिए कैलकुलेट करते हैं और उसको इंटीग्रेट करते हैं ओवर द लिमिट्स जो भी हमें चाहिए होती हैं. तो ये एक जनरल मेथड है वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल सिस्टम में काम करने का. राइट, और कुछ पूछना है किसी को? नहीं. ठीक है, सो दो नोट्स. फर्स्ट, U is equal to 0 at infinity. ठीक है, U is equal to 0 at infinity. Second, U is equal to mgh. ये हमने पढ़ा है.
studied elsewhere, जहां भी पढ़ा है, is change in potential energy when object height, object position is changed by h, where h is negligible, where h is negligible in comparison to r. यानी ये फॉर्मूला कंडीशनल है. व्हाट इज द कंडीशन? जो h है वो बहुत स्मॉल होनी चाहिए, क्योंकि इस mgh में हम g को कांस्टेंट लेते हैं, जबकि g कांस्टेंट नहीं रहता. जैसे जैसे हाइट ऊपर जाते रहते हैं g की वैल्यू कम होती रहती है. तो g कितने पोर्शन में कांस्टेंट रहता है? स्मॉल हाइट्स में. स्मॉल हाइट्स कितना? विद इन फ्यू मीटर्स, विद इन फ्यू मीटर्स. तो उससे ऊपर अगर आप जाएंगे तो चेंज हो जाएगी वैल्यू, राइट? तो ये कंडीशनल है और ये यूनिवर्सल मेथड है. ठीक है, अगर आपको h दे रखा और इस मेथड से कैलकुलेट करेंगे तो भी वही आएगा. तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है h बहुत बहुत कम होना चाहिए. बहुत बहुत कम कितना? कुछ मीटर्स में होगा तो ठीक है. अगर किलोमीटर्स में चला गया तो भी g की वैल्यू चेंज हो जाती है, राइट? इतना समझ में आ गया सबको? किसी को कुछ पूछना है? सर ये तो कंडीशंस है ना फॉर्मूला को पैटर्न में. क्या चीज? सर ये आपने कंडीशन रखी है ना. हाँ. इसमें फॉर्मूला को पैटर्न में. हाँ. सर यूज इक्वल 0 और इनफिनिटी कैसे आएगा? देखो r इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखोगे उधर फॉर्मूले में, यस सर. ये r इन्फिनिटी रखोगे तो 1 बाई इन्फिनिटी इज 0. ओके, ठीक है. और कुछ पूछने किसी को? जो लेट आए थे वो रुक जाना, मैं वो बता देता हूँ उनको. ओके, बाकी लोग